हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग करेंगे मॉडल मेंस आंसर राइटिंग। जो लोग 2023 यूपीपीसीएस मेंस लिखने वाले हैं उनके लिए ये काफ़ी उपयोगी वीडियो होगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। अभी तक हम लोग टॉपर्स की आंसर राइटिंग कॉपी देख रहे थे, तो उसमें आपको रिव्यू काफ़ी अच्छा मिला था और आप लोग देखे भी थे अच्छे से, कमेंट भी आपके अच्छे आए थे। लेकिन अब इसमें हम लोग देखेंगे मॉडल आंसर राइटिंग क्या होती है, कि आपको कितना परफेक्ट लिखना चाहिए ताकि मैक्सिमम मार्क्स आप गेन कर सके मेंस में और आपका सिलेक्शन सिक्योर हो सके। तो ये आपका मेक आईएएस के सौजन्य से हमें प्राप्त हो रहा है, तो इसके लिए इसको बहुत बहुत आभार। अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं आगे। सबसे देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। हड़प्पा सभ्यता में इस तरह की विभिन्न परिस्थितियां विद्यमान थी जिस आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ शासक वर्ग की उपस्थिति अनिवार्यता रही होगी। चर्चा कीजिए। तो इसमें देखो, आपको चर्चा क्या करना है, भूमिका क्या होनी चाहिए आपके उत्तर लिखने की, ये सारा पहले दिया हुआ है। भूमिका में हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक श्रेणी क्रम की संक्षेप में चर्चा कीजिए। इसके पश्चात शासक वर्ग की उपस्थिति के पक्ष में प्रमाण दीजिए और उत्तर के अंत में संतुलित निष्कर्ष लिखिए। इन पैमाने पे आपको आंसर राइटिंग करनी है। तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो उसकी सबसे पहले आप रूपरेखा तैयार करिए, अपने माइंड में सेटअप करिएगा कि आपको लिखना क्या क्या है इसमें। पहले बेसिक चीज़ें उस क्वेश्चन के बारे में लिखेंगे, फिर मेन थीम पर आएंगे और उसके बाद में फिर कंक्लूजन लिखेंगे। तो इसमें हम लोग देखो उत्तर देख लेते हैं क्या है। हड़प्पा समाज के शीर्ष पर 3 प्रकार के लोगों की आदर्श श्रेणियां थीं: शासक, व्यापारी, पुरोहित। ये 3 श्रेणियां थीं, ये आपको याद होनी चाहिए अगर आप हड़प्पा सभ्यता के समाज के बारे में देख रहे हैं। सामाजिक संगठन की समस्याओं की समझ के आधार पर इन श्रेणियों की कल्पना की जा सकती है। सभ्यता के उदय का संबंध सीधे सीधे केंद्रीकृत निर्णय प्रणाली से अभ्युदय से है, जिसे राज्य कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत स्थानीय शासन चलाने के लिए निर्णय लेने के अधिकार रखने वाले के अस्तित्व की प्रबल संभावना है और इसके कई कारण हैं। आप पॉइंट पॉइंट वाइज आप कारण इसमें लिखेंगे। व्यापक स्तर पर नीतियों की व्यवस्था, सड़कें बनाने और व्यवस्थित रखने के लिए शहरों में स्थानीय प्रशासन की आवश्यकता। अनाज गोदामों के होने से भी इस तथ्य की ओर संकेत मिलता है कि आसपास से अनाज इकट्ठा करके नागरिकों के बीच बांटने के लिए प्रशासन अवश्य रहा होगा। औजारों, हथियारों और ईंटों की बनावट में असाधारण समरूपता है। ऐसा प्रतीत होता है कुछ हथियार तथा औजार किसी एक स्थान पर बड़े पैमाने पर बनाए जाते और विभिन्न नगरों और बस्तियों में वितरित किए जाते थे। उसके बाद अगला पॉइंट हम लिखेंगे, बड़े नगरों के निवासियों द्वारा उत्पादनों के प्रकार एवं मात्रा के उपभोग की दर से संकेत मिलता है कि वहाँ कोई शासक वर्ग रहता होगा। और काफ़ी वस्तुएं सुदूर प्रदेशों में लाई गई दुर्लभ वस्तुएं होती हैं और बहुमूल्य पत्रों एवं धातुओं के संपन्न से मालिकों की शेष जनता की कुल तुलना में प्रतिष्ठा बढ़ जाती थी। तो ये मेन थीम हम लोग देख रहे हैं। अब कंक्लूजन पार्ट में क्या देखेंगे, इसी प्रकार नगरों के बृहद होने से केवल इस ओर संकेत नहीं मिलता कि वहाँ काफ़ी बड़ी संख्या रहती थी, बल्कि इस तथ्य का भी पता चलता है कि वहाँ मंदिरों और महलों के रूप में भवन जैसी आकृतियाँ मौजूद थीं। तो कंक्लूजन में आप मेन थीम का निचोड़ लिखेंगे। इस भवनों में रहने वाले लोग राजनीतिक, आर्थिक अथवा धार्मिक क्षेत्र में अधिकार संपन्न रहे होंगे। यही कारण है कि मोहरें जिन पर व्यापारियों, पुरोहितों अथवा प्रशासकों के अधिकार चिन्ह अंकित हैं, सबसे अधिक संख्या में मोहनजोदड़ो से ये चीज़ें मिली हैं, जहाँ की सबसे अधिक संख्या में मंदिरों और महलों के रूप में अवशेष पाए गए हैं। तो अब लिखा है, उपर्युक्त आधारों पर ये हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मोहनजोदड़ो राजनैतिक आर्थिक शक्ति का केंद्र बन गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में गुहा कला शैली दैनिक जीवन की गतिविधियों के साथ ही तात्कालिक सूक्ष्म संरचनात्मक तकनीकी ज्ञान को भी प्रदर्शित करती है। विवेचना कीजिए। उत्तर की आपकी भूमिका क्या रहेगी, रूपरेखा। भूमिका में गुहा कला शैली के बारे में लिखिए। इंट्रोडक्टरी पार्ट पहले लिखना है, उसके बाद में आपको मेन थीम लिखना है और फिर कंक्लूजन पे जाना है। 3 ही आपको पैराग्राफ रखने हैं किसी भी उत्तर में। उत्तर इसका देख लेते हैं। भारत की गुहा कला शैली और स्थापत्य शैली अभूतपूर्व समृद्ध एवं विविधता से परिपूर्ण है। जहां एक ओर भीमबेटका जैसी पुरापाषाण और मध्य पाषाण युग की गुफाओं की विशेषता दैनिक जीवन के विषयों पर आधारित चित्रकारियां हैं, वहीं दूसरी ओर मरणोत्तरकालीन गुहा स्थापत्य कला रीति रिवाजों और परंपराओं के चित्रण के साथ
धार्मिक महत्व को भी प्रदर्शित करती हैं। ये गुहा कला शैली ये आपका भीमबेटका पुरापाषाण काल से मिली है और मौर्योत्तर युगीन गुहा स्थापत्य कला के बारे में आपको वर्णन करना है। तो ये तो आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। मेन थीम क्या लिखना है? उदाहरण के लिए देखो ये आपके पॉइंट दिए हैं। भीमबेटका की अनेक गुफाएं अपनी चित्रित छतों के साथ एक विशिष्ट ऊंचाई पर स्थित हैं, जिनके कारण उन्हें दूर से भी देखा जा सकता है। ये गुफाएं एक समुदाय की जीवन पद्धति को दर्शाती हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है? बौद्ध गुफाएं प्रमुख व्यापार मार्गों के अत्यंत निकट है। इनका निर्माण धनी व्यापारियों के द्वारा कराया गया था, जो संभवतः बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ये गुफाएं यात्रा करने वाले व्यापारियों को अस्थायी निवास की सुविधा प्रदान करती थी। ये भी पॉइंट लिखें। तो रफली आपको ये चीज़ें लिखनी है कि जो भी इससे इम्पैक्ट पड़ते हैं या जो मेन इसका थीम पड़ेगा या मेन फोकस है किसी भी क्वेश्चन का, वो आपको बीच वाले पैराग्राफ में और बड़े पैराग्राफ बना करके इसमें लिखना होगा। फिर है आगे, अजंता, कारले बाग इत्यादि गुफाओं में पाई गई भगवान बुद्ध और बोधिसत्वों की प्रतिमाएं भित्ति चित्र, नक्काशियां आदि जातक कथाओं से प्रेरित हैं। कन्हेरी भज वेडसा के साथ इन गुफाओं में भी बौद्ध मठ, विहार अथवा प्रार्थना सभा कक्ष, चैत्य के साक्ष्य मिले हैं। एलोरा, एलिफेंटा, काले बादामी गुफाएं, चित्रकारी, ये आप लिख सकते हो कहानी। उसके बाद आप इसमें देखेंगे कि जब कंक्लूजन पार्ट लिखेंगे तो उपयुक्त उदाहरणों द्वारा तत्कालिक रीति रिवाजों और परंपराओं का स्पष्ट चित्रण किया गया है। साथ ही इसके माध्यम से संरचनात्मक अभियांत्रिकी और कलाकृतियों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के अंतर्निहित दृष्टांतों को निम्नलिखित रूप में वर्णित किया जा सकता है। अति विशाल चट्टानों गुफाओं का निर्माण क्रमिक रूप से अधिक विकसित हुआ, क्योंकि अन्य निर्माण सामग्रियों की तुलना में ये अधिक स्थायी विकल्प था। तो ये चीज़ें आप लिखेंगे। फिर इसमें आगे दिया गया है दूसरा पॉइंट, गुफा मंदिरों को समृद्ध अलंकरण और प्रतिमाओं के रूपांकनों की गुणवत्ता प्राचीन भारतीय कला के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। केवल एक एक दो दो लाइन लिखनी है बस। फिर गुफाओं के सभा स्थल बिना किसी सहारे स्तंभों के हैं, जो अल्प परिवर्तनों के साथ 1500 वर्षों के अस्तित्वमान है। और ये प्रतिमाएं अलंकृत स्तंभों तथा नक्काशी छतों से युक्त अत्यंत जटिल संरचनात्मक योजना की सफलता को दर्शाती है। तीसरा इसमें देखेंगे, देखो पाल वंश के बारे में बताना है आपको। पाल वंश के राजाओं का शासनकाल न केवल राजनैतिक दृष्टि से बल्कि कला एवं स्थापत्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। रूपरेखा इसकी क्या होनी चाहिए? पहले पाल शासनकाल के बारे में संक्षेप में बताइएगा, उसके पश्चात पालकालीन राजनीतिक विशेषताओं को लिखिए और पालकालीन कला के बारे में बताइए। उसके बाद में लिखेंगे पालकालीन कला की आलोचनात्मक समीक्षा और फिर अंत में लिखेंगे निष्कर्ष। तो सबसे पहले पाल वंश के बारे में थोड़ा ओवरव्यू आपको लिखना होगा इंट्रोडक्टरी पार्ट में। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य भाग में बंगाल राज्य में अराजकता की स्थिति को समाप्त कर सुशासन स्थापित करने वाले पाल वंश के राजाओं का शासनकाल न केवल राजनैतिक दृष्टि से बल्कि कला एवं स्थापत्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। और यहाँ पे इनको ये चीज़ लिखनी चाहिए थी कि पाल वंश का पहला शासक कौन था, तो ये गोपाल था। और इसने पाल वंश का जो स्थापत्य कला या फिर जो शासनकाल था वो आधुनिक बिहार और बंगाल के एरिया पड़ता है। ठीक है। उसके बाद में फिर आगे इन्होंने मेन थीम में लिखा है, मेन पार्ट में, पाल शासकों के समय उस धर्म को प्रशय मिला जो समस्त भारत में सिमटता हुआ देश के केवल पूर्वी अंचल में नवस्फूर्त करता रहा। पाल शासक बौद्ध धर्म के प्रबल समर्थक प्रचारक थे, किंतु उन्होंने ब्राह्मण धर्म का विरोध नहीं किया और ब्राह्मण धर्म से संबंधित देवी देवताओं की मूर्तियों और मंदिरों का निर्माण उनके काल में होता रहा। साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्रोतों से पाल शासकों के काल में कला एवं स्थापत्य के विकास की जानकारी मिलती है। फिर राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हेडिंग आप डाल सकते हो। पाल राजाओं ने ब्राह्मणों, पुजारियों, मंदिरों को भूमि अनुदान दिया क्योंकि वो उनका विरोध नहीं करते थे। पाल अनुदान विशेष रूप से कानून व्यवस्था के रखरखाव और न्याय प्रशासन से संबंधित है। अगला इसमें लिखा है, पाल अभिलेखों में राजाओं, राजपूतों, रणक, महासामंतों आदि का उल्लेख मिलता है। पाल सत्ता कई स्थानों में संचालित होती थी और ग्रामपति 10 ग्राणिका के प्रभार के तहत 1 और 10 की इकाइयों में बांटा गया था। अच्छा, स्थापत्य कला क्या महत्वपूर्ण है इसमें? पाल के शासनकाल के दौरान बंगाल और बिहार के भारतीय राज्यों में कला और वास्तुकला का विकास हुआ। पाल वंश में पाल मूर्ति कला नामक विशिष्ट कला विकसित हुई। ठीक। और उस देखो पॉइंट जो भी है आपको लिखना है वन लाइनर फॉर्मेट में ही।
लेकिन इनका जो क्रम है या जो शब्दों का चुनाव है वो सटीक करना है, और एक ही दो लाइन लिखनी है, ज़्यादा इसमें पैराग्राफ वाइज नहीं चेंज करना है। तो देखो, विक्रमशिला विहार, उदंतपुरी और जगदल विहार सभी का विशाल निर्माण है और जिन्हें पाल की कला का काम माना जाता है। ये पाल राजवंश में ही स्थापित हुए थे। फिर यहाँ पे देखो, एक महान मठ है जिसे सोमपुरा महावीर के नाम से भी जाना है, 12वीं शताब्दी में प्रसिद्ध बौद्ध केंद्र था। तो पाल जो वंश था वो बौद्ध बौद्ध के अनुयायी था, ठीक है। तो वो उनका संरक्षण करता था, लेकिन ये ब्राह्मणों का भी विरोध नहीं करते थे। पाल राजवंश की कला में, स्थापत्य कला में टेराकोटा मूर्तिकला और चित्रकला को भी महत्व दिया गया है। इस अवधि के दौरान उत्तर नक्काशी और कांस्य की मूर्तियां फली फूली। तो ये आप लिखेंगे। फिर इसके बाद में लास्ट में कंक्लूजन पार्ट में लिखा है कि कला के अधिकांश रूपों में पुनरावृत्ति दोष है, अर्थात पहले से चली आ रही तत्वों का दोहराव और नयापन का अभाव पाया गया। ये इन्होंने कमियां बताई हैं। चित्रकला के अधिकांश रूप अजंता बाघ गुफा में विकसित चित्रकला एक पुनरावृत्ति है, ठीक। अब कंक्लूजन पार्ट पे आते हैं। इन आलोचनाओं के बावजूद भी पाल कला इतिहास में सर्वथा नया प्रतिमान स्थापित करती है। तत्क्षण कला के क्षेत्र में भी पाल कलाकारों ने एक सर्वथा नवीन शैली का सूत्रपात किया, जिसे मगध वंश शैली कहा जाता है। और पालकालीन कला वास्तुकला का महत्व इस बात से लगाया जा सकता है, अमूल्य कृतियों से बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के संग्रहालयों में प्रदर्शित किया गया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही स्थापत्य विहार के उन्नत स्तर पर विभिन्न बौद्ध विहार का उदय हुआ है, ठीक है। तो मोटा मोटी ये चीज़ है कि आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में बेसिक चीज़ लिखनी है, 3-4 लाइनें। मेन थीम में जो मेन आंसर लिखेंगे आप बड़े पैराग्राफ में, उसमें 10-12 लाइनें होनी चाहिए। और लास्ट में कंक्लूजन आपका 3-4 लाइन में। तो 125 वर्ड में अगर लिखना है तो इस हिसाब से फ्रेमिंग करिएगा अपने क्वेश्चंस को। पहले अपने मन में सोच लीजिए क्या लिखना है, उसके बाद में स्टार्ट हो जाइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मौर्य काल में राजकीय कला का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि मौर्यकालीन स्तंभ पर विदेशी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। तो वही चीज़ है, रूपरेखा, इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखेंगे, मेन थीम लिखेंगे, उसके बाद कंक्लूजन। तो ये सारे क्वेश्चन में सेम रहता है, बस क्वेश्चन की फ्रेमिंग आपको यही रखनी है, लिखना अलग अलग है क्योंकि हर क्वेश्चन का अलग आंसर है। मौर्य काल में कला के क्षेत्र में यथेष्ट प्रगति हुई है। मौर्य युगीन आर्थिक संपन्नता ने कला के विकास को प्रभावित किया है। वस्तुतः हड़प्पा सभ्यता के पश्चात पहली बार भारतीय कला के स्पष्ट जानकारी मिली है। राजकीय कला के अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य निर्मित पाटलिपुत्र के राजप्रसाद, अशोक द्वारा स्थापित प्रस्तर स्तंभ, लाट स्तूप एवं गुफाओं को शामिल कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके अंतर्गत स्थापत्य कौन कौन से हुए? ये काष्ठ निर्मित स्थापत्य का सर्वोत्तम उदाहरण है, जिसकी प्रशंसा यूनानी लेखक भी करते हैं। ये राजप्रसाद की बात हो रही है। राजप्रसाद, राजप्रसाद का मतलब होता है भवन, ठीक है, ये वो वाला प्रसाद नहीं है। ये काष्ठ निर्मित स्थापत्य का सर्वोत्तम उदाहरण है, जिसकी प्रशंसा यूनानी लेखक भी करते हैं। ये प्रासाद वर्तमान पटना के समीप कुंभहार नामक गांव के पास था। सभा भवन में अनेक पाषाण स्तंभ थे, जिसमें से 40 स्तंभ प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ये ओवरव्यू आपको लिखना होगा। फिर आपको चैत्य और स्तूप में भी अंतर पता होना चाहिए, ठीक है। तो राजप्रसाद के भवन बलुआ पत्थर के बने थे और चमकदार पालिश की गई थी। चीनी यात्री भाईयान ने मौर्य प्रासाद के विषय में लिखा, ये प्रासाद मानव कृति नहीं वरना देवों द्वारा निर्मित है। और यूनानी लेखों के अनुसार पाटलिपुत्र नगर की सुंदरता अद्वितीय थी। उसके राजप्रासाद की तुलना में सूसा एवं एक वतना भी फीके थे। कुछ विद्वान इसकी तुलना पर्सपोलस से प्राप्त 100 स्तंभों वाली हकमनी प्रासाद से करते हैं। बौद्ध के लिए अब देखो, बौद्ध में जो स्तूप और चैत्य बनाए जाते थे तो उनका बड़ा महत्व है बौद्ध धर्म में। तो देखो, यहाँ पे स्थूल गोल गुम्बद की आकृति के स्थित पाषाण अथवा ईंटों का ठोस गुम्बद के आकार का होता था। स्तूप को एक पवित्र धार्मिक पवित्रता प्राप्त हो गई थी, ठीक है। अनुयायियों के अनुसार अशोक ने अफगानिस्तान भारत में लगभग 84 स्तूपों का निर्माण कराया था। 84,000 स्तूप बनवाए थे अशोक ने। सर्वाधिक प्रसिद्ध मध्य प्रदेश में विदिशा से कुछ दूर स्थित भोपाल के निकट सांची का स्तूप है। इसका वर्तमान व्यास 36 से 50 मीटर और ऊंचाई 23 से 25 मीटर है। विशाल पाषाण की चतुर्दिक बांड 3.30 मीटर ऊंची है, ये बताया गया है। फिर स्तंभ 3 प्रकार के होते थे। मुख्य स्तंभ घंटाकृति और शीर्ष भाग अथवा प्रसु आकृति, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। और फिर गुफाओं के बारे में वर्णन करना है।
अशोक ने भिक्षुओं के निवास के लिए पाषाणों को काटकर गुफाओं का निर्माण कराया था। उसके बाद कंक्लूजन पार्ट में आप लिखेंगे, निष्कर्षतः मौर्य कला पर ईरानी प्रभाव को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु ये प्रभाव प्रत्यक्ष न होकर संस्कृतियों के संपर्क के माध्यम से था। सीधे ही यूनानी प्रभाव न होकर ईरानी या असीरिया के माध्यम से अधिक हो सकता है। इसके अतिरिक्त एक बात और भी है कि ईरान का पड़ोसी भारत ईरानी कला से पूर्णतः परिचित था, किंतु उसका परिचय असीरिया और सुमेर की प्राचीनतम कला परंपरा से भी अवश्य ही था। ये कहना है अधिक तर्कसंगत है कि पश्चिम एशिया की संस्कृतियों का भारतीय कला पर प्रभाव पूर्व मौर्य युगीन है और ये विचारों को आदान प्रदान करने का परिणाम है। तो दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य करें। अगर और वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियोज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।